हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। देखिए आज का जो हमारा आर्टिकल है फोर्स एंड न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में कंटिन्यूअस चैप्टर करेंगे और इसमें भी जो डिस्कशन चलेगा, सबसे पहले देखिए फर्स्ट लॉ हम पढ़ा चुके हैं आपको, न्यूटन का इनर्शिया डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। फोर्स की डेफिनेशन डिस्कस हो चुकी है। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे आज कुछ और नए टॉपिक्स, जैसे कि लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम क्या है, चलो इस पे बात कर देते हैं। सबसे पहली चीज़ आर्टिकल नेम डाल लें आप लोग, नोटबुक निकाल दें, पेन निकालें। आर्टिकल नेम इज लीनियर मोमेंटम। आर्टिकल नेम इज लीनियर मोमेंटम। ओके, व्हाट इज द लीनियर मोमेंटम। एक्चुअल में 9th क्लास में तो आपको एक ही मोमेंटम सीखना है जिसका नाम है लीनियर मोमेंटम, बट हायर स्टडी में मोमेंटम का एक और कैटेगरी सिखाएंगे आपको, एंगुलर मोमेंटम। इसलिए इसका प्रॉपर नाम याद रखेंगे तो ज़्यादा फायदा है। इसका नेम है लीनियर मोमेंटम, लेकिन शॉर्टली हम लोग इस क्लास में मोमेंटम भी बोल सकेंगे, क्योंकि यहाँ एक ही काइंड है। सेकेंड काइंड आपका क्लास 11th में आएगा, तो तब हम लोग इसको फिर इसका नाम लीनियर और एंगुलर ऐसे बोलेंगे। तो अभी आप चाहें तो लीनियर मोमेंटम पूरा बोलें, या आप चाहें तो इसको एंगुलर मोमेंटम, केवल मोमेंटम बोल सकते हैं। मोमेंटम है क्या, सुन लीजिए जरा इसके बारे में। देखिए दो फिजिकल क्वांटिटी होती है, मास और वेलोसिटी। अगर कोई मूविंग ऑब्जेक्ट है, ध्यान रखिएगा, तो उसकी मास और वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट होगा उसे हम बोलेंगे लीनियर मोमेंटम, ठीक है। लीनियर मोमेंटम के लिए हम लोग सिंबल यूज करते हैं P। तो जो फॉर्मूला बन के आएगा लीनियर मोमेंटम का, वो क्या आएगा, मास इंटू वेलोसिटी, m इंटू वी। लीनियर मोमेंटम की डेफिनेशन आपको नोट करनी है, लिख लीजिए। द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट is known as linear momentum। ये तो डेफिनेशन है। फॉर्मूला जरूर नोट कर लेना आप, ये बहुत जगह यूज होगा। फॉर्मूला में पहले तो ऐसे लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी, नोट कर लीजिए। फिर आप लिख देना लीनियर मोमेंटम का सिंबल P, मास का सिंबल है M और वेलोसिटी का V। ये तो हमारा बनेगा फॉर्मूला, यहाँ तक करिए। इसके बाद हम लोग बात करेंगे यूनिट पर। किस पर बात करेंगे, यूनिट पर। फॉर्मूला बन चुका है, इसको अब आगे कंटिन्यू बढ़ाएंगे। देख लीजिए जरा, P इज इक्वल टू M भी आ चुका है। जब भी हम फिजिक्स पढ़ रहे हो, कोई नई फिजिकल क्वांटिटी डिस्कस करें, तो ध्यान रखिएगा फार्मूला होना चाहिए, डेफिनेशन होनी चाहिए, फिर हम यूनिट पे डिस्कस करेंगे। चलो इसकी यूनिट पता करते हैं। व्हाट इज द यूनिट ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो देखो, जब प्रोडक्ट ऑफ मास और वेलोसिटी है, तो इन्हीं दोनों का प्रोडक्ट कर दिया जाए, यूनिट का भी। मास की यूनिट क्या होती है आपको पता है, kg, और वेलोसिटी की होती है मीटर पर सेकेंड। आप ऐसे लिख सकते हो, एक तो बात ये है। इसी को हम कैसे लिख सकते हैं, देखना जरा, kg मल्टीप्लाई मीटर सेकेंड पावर -1। ये हमारा MKS यूनिट बोला जाएगा। MKS सिस्टम का पूरा नाम होता है, पता क्या है, MKSA। M फॉर मीटर, K फॉर किलोग्राम, S फॉर सेकेंड, A फॉर एम्पियर। इसी को हम CGSA में अगर रिप्रेजेंट करना चाहें, इन CGSA सिस्टम, अगर हम इसमें रिप्रेजेंट करना चाहेंगे तो kg की प्लेस पे ग्राम आएगा, मीटर की प्लेस में सेंटीमीटर, और सेकेंड ही रहता है। तो ये इसका यूनिट बन जाएगा। ये हो गया हमारा लीनियर मोमेंटम। पॉज कर दो। तो देखिए, ये तो हमारी यूनिट हो गई CGS सिस्टम में भी और MKS में भी। हम थोड़ा नेचर और जान लेना चाहते हैं कि ये जो हमारा लीनियर मोमेंटम है वो वेक्टर क्वांटिटी है या फिर स्केलर क्वांटिटी है। तो ध्यान रखिएगा, नेचर की हम उसका नाम देते हैं नेचर।
तो नेचर ऑफ दिस क्वांटिटी अगर हम बात करें, नेचर की अगर हम बात करें तो हम नेचर में कहेंगे इट इज वेक्टर क्वांटिटी। कैसा रहेगा ये भाई जी? वेक्टर क्वांटिटी है, ये बात समझिए। एक हम यहाँ पर एग्जांपल देते हैं कंजर्वेशन का। एक टर्म होता है प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। इसका मतलब क्या है ये भी जान लो। प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, इस टर्म को भी आप थोड़ा यहीं पर ले लीजिए, समझ लीजिए। वैसे अगली क्लास में डिस्कस करता हूँ, बट यहाँ पर मैं समझाना चाहता हूँ एक्स्ट्रा में थोड़ा सा, तो ले लीजिए। चलिए इसको समझते हैं। देखो, इफ देयर आर टू ऑब्जेक्ट्स A and B impact directly to each other, its initial velocity is u1 and its initial velocity is u2. When they are collide to each other, then its final velocity becomes v1 and it becomes v2 after the collision. u1 u2 are the velocities before the collision, before the impact. You know collision, impact, don't know? collision क्या है, चलो इसको बता देते हैं, सुन लीजिए। वैसे नॉर्मली collision का मतलब होता है जब दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे को फिजिकली आकर के टच कर लें, ये नॉर्मल सेंस होता है, बट फिजिक्स इसको नहीं मानता है। अकॉर्डिंग टू फिजिक्स व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स आर इन्फ्लुएंस देयर पाथ, थोड़ा समझना जरा बात को। collision है क्या, मैं उसको डिफाइन करता हूँ। व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स आर फिजिकली इम्पैक्ट ईच अदर or otherwise they influence the path of each other, then it is known as collision। जैसे एग्जाम्पल, जिसे बॉल बैट को हिट करती है, डायरेक्ट इम्पैक्ट है, यानी कि यहाँ फिजिकल टच हुआ। लेकिन ध्यान रखिएगा, when one positive charge particle impact to second positive charge particle, then they never touch each other, they influence the path of one another as like, वो रिपल करेंगे। तो रिपल्सन से पहले वो टच नहीं कर रहे होते हैं। जैसे आपने कभी नाम शायद सुना हो, नहीं तो सुन लीजिए। एक गोल्ड फॉयल पर अल्फा पार्टिकल की बम्बार्डिंग कराई थी, याद है किसी को? रदरफोर्ड ने। गोल्ड फॉयल अल्फा पार्टिकल, ये कभी नाम सुना है तुमने? अभी तक नहीं सुना है तो सुन लीजिए। अल्फा पार्टिकल्स होते हैं पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, और यहाँ पर न्यूक्लियस को भी पॉजिटिव कंसीडर किया गया है। न्यूक्लियस को क्या कंसीडर किया गया है? पॉजिटिव। When two पॉजिटिव चार्जेस, आपको ये जानकारी है क्या? पॉजिटिव चार्ज को रिपल करते हैं, निगेटिव को रिपल करता है। तो ये दोनों जब एक दूसरे के रास्ते में आ रहे हैं, देखो ये इधर से आ रहा है, मान लो ये न्यूक्लियस यहाँ पर रुका हुआ है, तो एक मैक्सिमम अप्रोच तक तो ये अल्फा पार्टिकल जाएगा, उसके बाद ये थोड़ा ऐसे डाइवर्ट हो गया, देखो बिकॉज ऑफ रिपल्सन। तो क्या ये एक्चुअली एक दूसरे को टच कर पा रहे हैं क्या? लेकिन फिर भी हम इसे क्या बोलेंगे? कोलिजन। क्या बोलेंगे? यानी फिजिक्स में ये कंपलसरी नहीं है कि टू ऑब्जेक्ट्स टचेज ईच अदर, ओके। बट नॉर्मल सेंस में हम लोग कोलिजन का मतलब क्या समझते हैं? कि वो टच ही करें। फिजिक्स के अकॉर्डिंग हमें क्या कहना होता है? आइदर दे टच और इन्फ्लुएंस द पाथ ऑफ ईच अदर। इन्फ्लुएंस मतलब एक रास्ते से दूसरे को हटा दे, या दूसरा पहले को हटा दे, साइड कर दे। इसका बम्बार्डिंग का एक ऐसा डायग्राम होता है, मैं थोड़ा बता ही दे रहा हूँ। ये न्यूक्लियस को मैंने शो किया, देखो ये अंदर न्यूक्लियस है पॉजिटिव, ये एटम है। न्यूक्लियस का साइज होता है, अगर आपको जानकारी ना हो तो मैं बता दूं, साइज ऑफ न्यूक्लियस होता है 10⁻⁻15 मीटर। कितना होता है? और साइज ऑफ जो एटम होता है, ये न्यूक्लियस का साइज है। किसका है? न्यूक्लियस। और जो एटम का साइज होता है वो होता है 10⁻10 मीटर का। ठीक है, ये याद रखना आप। ये एटम का साइज है और ये न्यूक्लियस का साइज है। व्हेन अल्फा पार्टिकल कम टू द न्यूक्लियस, इट डाइवर्ट और रिपल एनी अदर साइड। देखो इसके पॉजिटिव इफेक्ट की वजह से न्यूक्लियस के ये सीधा नहीं चल पाया, इसे धीरे धीरे बेंड होना पड़ा, रिपेल होना पड़ा। इसको भी हम कोलिजन कहेंगे। और सपोज करो कोई अल्फा पार्टिकल एकदम सेंटर में आ रहा होता है, आप समझना जरा, तो ये न्यूक्लियस में पहुंचने से पहले जस्ट 180 डिग्री रिवर्स हो जाता है। ऐसे आपको डायग्राम कहीं ना कहीं जरूर देखने को मिलेंगे जब आप फिजिक्स पढ़ेंगे या केमिस्ट्री पढ़ेंगे, तो ऐसा डायग्राम मिलेगा आपको देखने को। इसको बोलते हैं स्कैटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल फ्रॉम गोल्ड फॉयल। इट इज गिवन बाय रदरफोर्ड। किसने? रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस के बारे में प्रेडिक्शन करने के लिए ऐसा एक्सपेरिमेंट किया था।
क्या एटम की स्ट्रक्चर पता है आपको? केमिस्ट्री पढ़ाया क्या? एटॉमिक स्ट्रक्चर क्या होती है? नहीं पढ़ाया गया। अच्छा, क्या आप ये जानते हो, चलो मैं एक चीज़ सिखाता हूँ थोड़ा सा, कि एटम हैव अ न्यूक्लियस, इनसाइड इट प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आर प्रेजेंट, सुना? एंड इलेक्ट्रॉन्स ऑल रिवॉल्व अराउंड दिस न्यूक्लियस, ये सुना कि नहीं सुना? इसको मैं बताता हूँ कैसे समझना चाहिए। बहुत आसान है एटॉमिक स्ट्रक्चर, एटम की स्ट्रक्चर प्रिपेयर करना कोई डिफ़िकल्ट टास्क नहीं है। जरा आप सुन लीजिए एटॉमिक स्ट्रक्चर क्या होती है। पहले मैं थोड़ा कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ। एटम में सेंटर में क्या होता है? न्यूक्लियस। वो कैसा होता है? पॉजिटिव चार्ज। उसके सराउंडिंग में इलेक्ट्रॉन्स अपनी एक डेफिनिट ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं। इतना तो शायद सुना होगा आपने, जानते होगे। इसकी डेफिनेशन मेरे अकॉर्डिंग क्या होगी, सुनिए। एटम की स्ट्रक्चर बड़ी ही शानदार है। कैसी? एटम की स्ट्रक्चर बड़ी ही शानदार है। उसकी बेटी प्रोटॉन बड़ी ही जानदार है। उसकी बेटी प्रोटॉन बड़ी ही जानदार है। जिसके आशिक इलेक्ट्रॉन ने घर के चक्कर काट काट के नाक में दम कर रखा है, इसी की सुरक्षा के लिए उसने न्यूट्रॉन बिठा रखा है। यही तो एटम की स्ट्रक्चर है। बाकी स्ट्रक्चर में क्या रखा है? देखिए स्ट्रक्चर उसको फॉलो कर रही है कि नहीं कर रही, बताओ। आइए अब आगे की बात करते हैं वापस। तो मैं ये इम्पैक्ट समझा रहा था, कोलिजन समझा रहा था। जरा इस कोलिजन पे गौर करें आप। इसको थोड़ा इरेज कर देते हैं। ये चीज़ें मतलब तुम्हें समझनी थी, खाली नॉलेज के लिए मैंने बताई हैं। अब हम बात करते हैं कोलिजन के अगले कॉन्सेप्ट पर। लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन की हम बात कर रहे हैं। तो अगर कभी कोई पूछ दे बाय द वे आपसे कि व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, तो आप क्या डिफाइन करेंगे? मैं उस पर बात करता हूं। चलो सुनो। प्रिंसिपल ऑफ लीनियर मोमेंटम ये कहता है कि जो लीनियर मोमेंटम होगा बिफोर कोलिजन, उतना ही मोमेंटम होगा आफ्टर कोलिजन। देखिए ध्यान देना, लीनियर मोमेंटम बिफोर कोलिजन is equals to linear momentum आफ्टर कोलिजन। ये तो हो गई आपकी प्रिंसिपल ऑफ लीनियर मोमेंटम की डेफिनेशन। बिफोर कोलिजन अगर बात करूं, फर्स्ट ऑब्जेक्ट है, इसका मास आप m1 ले लो और सेकंड वाले का m2 ले लो, तो m1 हो गया मास, और मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट ही तो लीनियर मोमेंटम होता है। तो इनिशियल वेलोसिटी इसकी कितनी है बिफोर कोलिजन? u1। सेकंड वाले पे ऐसे बात कर दो तो उसका मास कितना है? m2। बिफोर कोलिजन इसकी स्पीड कितनी है? u2। तो ये दोनों ही ऑब्जेक्ट्स का देखो लीनियर मोमेंटम का सम है। ये कब है? लेकिन बिफोर कोलिजन, बिफोर इम्पैक्ट। यही चीज उस तरफ हो जाएगी, m1 v1, वेलोसिटी ऑफ v1 आफ्टर कोलिजन, वेलोसिटी ऑफ v2 आफ्टर कोलिजन। ये सेकंड वाले की है, ये v1 किसकी है? फर्स्ट वाले की। इस फॉर्मूले को हम बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन। ये देखिए, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। अगर आप वर्ड्स में बताना चाहेंगे तो आप ये कह सकते हो कि इन एनी सिस्टम लीनियर मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल्स टू द लीनियर मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। ये वर्ड्स में हो गया। मैथमेटिकली अगर लिखना है तुम्हें तो आपको क्या लिखना है? m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2।